आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज की गणित की कक्षा 10 की कक्षा में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की आपकी 13वीं प्रश्नावली के सवालों को आगे करेंगे। कल के वीडियो में हमने 13.1 के 4 तक प्रश्न हल किए थे, तो चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। तो कल के प्रश्नों में जैसा आपने देखा था कि 13 पॉइंट में हमें जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उनमें कम से कम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को आपस में जोड़ करके कुछ ऐसे ठोस बनाए गए हैं जिनके क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आप चौथे प्रश्न को देख रहे हैं कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास जो वो घन के किनारे के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अर्धगोलाकार गड्ढा इसके अंदर यहाँ पर बनाया गया है। इस अर्धगोलाकार जो गड्ढा है इसका व्यास जो है ना वो इस घन की फलक की जो लंबाई है या इसकी जो घन का फलक है इसकी जितनी लंबाई उसके बराबर है इसका व्यास। तो आप देख सकते हैं कि ये अर्धगोला काटने के बाद बने इस ठोस का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कल जैसे चौथे प्रश्न में आपने देखा था कि उसमें अर्धगोला यूं ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, और इसमें अर्धगोला जो है वो अंदर की ओर ऐसे काट कर बनाया गया है। तो इससे पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हम ये देखेंगे कि इसके अंदर अर्धगोलाकार जो गड्ढा बन गया है तो उसका अंदर का वक्र पृष्ठ बनेगा और बाकी इस घन के वक्र पृष्ठ बने के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का हो जाएगा। ऊपर का यहाँ का जो आप ये बैंगनी कलर में से लगभग आप देख रहे हैं तो ये पृष्ठ यहाँ से कट गया है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके कुल 2 पृष्ठ हो जाएंगे जिनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले हम सूत्र बनाएंगे कि किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हमें चूंकि इसकी भुजा जो है वो घन की नहीं दे रखी है तो हम मान लेंगे कि माना घन की भुजा जो है वो उसको जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है L मान रखा है इसने। तो यहाँ घन की भुजा L सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का व्यास भी चूंकि घन की भुजा के बराबर बता रखा है तो ये L सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है इसलिए L/2 हो गई। अब हमें ये पूछा है कि शेष ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी इसमें से अर्धगोलाकार काटने के बाद तो अपने शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यदि लिखेंगे तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके फलकों को हम समझेंगे इस प्रकार से। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास एक जो है वो घन है, तो सबसे पहला होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फिर इसमें से काटा गया है तो आप क्षेत्रफल में कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि काटा गया है तो हम घटा देंगे, बल्कि पृष्ठों को गिनेंगे। तो पृष्ठ इसके अंदर क्या बनता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बनता है, तो उसको हम जो है वो यहाँ पर प्लस मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब माइनस में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो पृष्ठ कट गया, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि घन के एक फलक में से ये वृत्ताकार हिस्सा जो कट जाता है तो ये आपका हो गया πr², ये कैंसिल हो गया, कट गया, इसलिए इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 6 इंटू क्या हो गया भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो गया घन का, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और माइनस में आपके पास यहाँ पर है πr²। तो इस प्रकार से इसका अल्टीमेट सूत्र क्या हो गया। अब भुजा हमने कितनी मान की L, तो ये हो गया 6 इंटू L² और प्लस में 2πr² में से 1πr² कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बच गया πr², ठीक है। और r जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर L/2 है, तो हम यहाँ पर r को L/2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6L² और प्लस में पाई और r², तो r की जगह हम क्या लिखेंगे L/2। तो इस प्रकार से ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 6L² प्लस πL² अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका लघुत्तम ले सकते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो आप देखेंगे कि 4 आ गया लघुत्तम, तो ये हो गया 6 चौके 24L² और प्लस में πL²। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं L² कॉमन ले सकते हैं और 1/4 आ रहा है, तो यहाँ पर L²
बटे कितना हो गया 4, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा जो 6 प्लस पाई। तो इस प्रकार से ये इसका जो है वो अल्टीमेट पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा। अब चूंकि हमें एल का मान नहीं दे रखा है तो इसका केवल आंसर यही रहेगा 6, ठीक है। ये यहाँ पर 24 का 24 ही आएगा, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, तो यहाँ पर होगा 24। तो 24 पाई और एल स्क्वायर बटे 4 हो गया, ठीक है। ये बनेगा इसका, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 कॉमन नहीं लिया, 4 तो अपॉन में था इसके। तो इस प्रकार ये इसका अल्टीमेट पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा। यहाँ छठे प्रश्न में हम देख रहे हैं कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आकृति आपको यहाँ पर दिखा रखी है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला बना हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम इसको, आप यहाँ से देख सकते हैं कि यदि इतने भाग को हम अलग कर दें, या यहाँ पर देखें कि जैसे इतने भाग को यदि हम अलग से देखें, ये अर्धगोलाकार जो दोनों तरफ है इस प्रकार से, तो ये दोनों तरफ अर्धगोलाकार हो गया, बीच में क्या हो गया, ये हो गया बेलनाकार। तो दोनों सिरे अर्धगोला लगा हुआ है। तो पूरे कैप्सूल का की जो लंबाई है आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी है, ये 14 मिलीमीटर है, और व्यास है उसका 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यदि हम इस पूरी आकृति को जब यहाँ पर देखते हैं, आप इधर देखिए जहाँ पर कर्सर चल रहा है, तो चूंकि पूरी लंबाई 14 है और इसका व्यास जो है यहाँ पर ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये जो त्रिज्या है इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये त्रिज्या कितनी हो गई, 5/2 होगी त्रिज्या। और फिर यदि कुल लंबाई आप देख सकते हैं कि 14 है, तो ये 5/2 यहाँ कम हो जाएगी, 5/2 यहाँ कम हो जाएगी। इस प्रकार से इस बेलनाकार भाग की जो लंबाई बचेगी वो बचेगी 9 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को देखने के बाद फिर हम इसमें जब पृष्ठों की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि एक पृष्ठ इसमें ये जो अर्धगोलाकार बनता है, तो मैं यहाँ पर जैसे 1 लगा दूँ, ये इस प्रकार से आप देख रहे हैं 1 हो गया। फिर ये दूसरा भी आप देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर जो अर्धगोलाकार है, और बीच में यहाँ पर आप ये जो तीसरा देख रहे हैं, ये जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा। तो कुल 3 पृष्ठों से मिलकर के ये बन गया है, और हम फिर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के आयतनों का जो क्षेत्रफलों का योग कर लेंगे, और इस प्रकार से हमारा सूत्र बनेगा। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि बेलन की जो कुल लंबाई है, इस कैप्सूल की कुल जो लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर, और इसका जो व्यास है वो है 5 मिलीमीटर। तो सबसे पहले कैप्सूल का व्यास, कैप्सूल का व्यास हमारे पास कितना है, वो है 5 मिलीमीटर। तो इससे हम त्रिज्याओं को लेंगे, तो त्रिज्याओं के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक जो दोनों तरफ के अर्धगोलाकार और बीच में बेलनाकार है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अतः बेलनाकार व अर्धगोलाकार पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या जो आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर है ये, ठीक है। mm है यहाँ पर, मिलीमीटर में है ये। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि दोनों की त्रिज्याएं जो है वो 5/2 बनेगी। अब कैप्सूल की जो संपूर्ण लंबाई है, तो आप देख सकते हैं कि कैप्सूल जो है की संपूर्ण लंबाई, यानी कैप्सूल की कुल लंबाई आपके पास कितनी है, वो 14 मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर है। तो यहाँ से हमें इसको बेलनाकार भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बेलनाकार भाग की लंबाई, और बेलनाकार भाग की जो लंबाई होती है उसको हम बेलन की ऊंचाई कहते हैं। तो इसको क्या नाम देंगे, h नाम देंगे। तो h देने के लिए हम 14 में से क्या घटाएंगे, आप यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं कि देखो यहाँ आप इस चित्र में देखिए, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है ऊपर वाले चित्र में, ये r यहाँ से कम हो गई इतनी, और r यहाँ पर कम हो गई इतनी। तो यहाँ पर इस 14 में से 2 बार r कम हो गई, तो 2 गुणा r ले सकते हैं हम। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 14 माइनस 2 गुणा r हमारे पास कितनी है, ये 5/2 है। तो देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से 14 माइनस 5 बराबर कितनी बच गई, 9 मिलीमीटर बच गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 9 मिलीमीटर ही है, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से समस्त चीज़ें अब हमने ज्ञात कर लिए। अब हम निकालेंगे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसकी सूत्र स्थापना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो आप यदि गौर से देखेंगे तो इसमें 3 चीज़ें बन गई। मैंने आपको 1, 2 नंबर क्या बताया था, तो 1 और 2 नंबर 2 हो गए अर्धगोलाकार, तो 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 2 हो गए दोनों तरफ। आप देख रहे हैं ना 1 और 2, प्लस में आपके पास बीच में क्या बनता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बीच में आपके पास बन रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बीच का गोलाकार भाग होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 × 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 2 यहाँ पर आई, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और प्लस में आपके पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर बचेगा 2r, और प्लस में क्या आएगा आपके पास h। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देंगे और इसको सरल कर देंगे, तो इसको अगले पेज पर लेकर के चलते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमने सूत्र ज्ञात किया था वो आपका बन गया 2 पाई r × 2r + h। अब हमने जो r यहाँ पर ज्ञात की थी वो आपको पता है कि कितनी थी, 5/2 मिलीमीटर। ठीक है, और h हमने ज्ञात की थी 9 मिलीमीटर। तो ये दोनों मान आप इसमें रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो 2 गुणा 22/7 × r के स्थान पर आप क्या लेंगे, 5/2 × 2r, यानी 2 × 5/2 हो गया, और प्लस में h कितना है, 9 हो गया। अब आप इसको सरल करेंगे, जैसे 2 से 2 काट सकते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको गुणा करके भाग दे देंगे। तो इसका हल करके आप और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ता हूँ। तो इतना जो है वो वर्ग मिलीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हल करके मुझे जरूर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 7 और 8 को करने से पहले हम 9वें प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे बताया कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपने छठे प्रश्न में देखा था कि ये जो बेलनाकार बीच का हिस्सा, इसमें दोनों तरफ अर्धगोले जोड़े हुए हैं जो बाहर की तरफ हैं, और इसमें क्या आप देख रहे हैं कि ये अर्धगोले अंदर की तरफ बने हुए हैं। तो अर्धगोलीय पृष्ठ तो यहाँ भी हो गया, और यहाँ बाहर है और यहाँ पर अंदर है। तो आपको यही समझना है कि चाहे वो गोले अंदर खोद कर काटे गए, निकाले गए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें, या फिर इसमें बाहर की ओर स्थित है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको ये दे रखी है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 दे रखी है, त्रिज्या 3.5 दे रखी है। तो इसमें तो दोनों चीज़ें आपको दे दी। आर कितनी दे दी आपको, आर दे दी 3.5, और एच कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर दे दी। और सूत्र जो है इसका बिल्कुल आप छठे सवाल में जो बनाया था बिल्कुल वैसा ही सूत्र बनाएंगे, सेम वही सूत्र बनेगा जो छठे सवाल में बना था। और आर और एच का मान ये रख करके आप आंसर निकाल के मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो आपको समझना इसमें यही है कि इसमें जो है वो 2 अर्धगोले बाहर की तरफ थे, इसमें जैसे यहाँ पर ये छायांकित दिखा रखे हैं ये 2 अर्धगोले अंदर की तरफ है, लेकिन सूत्र सेम बनेगा इन दोनों का। ठीक है, तो यानी ये छठे का और इसका दोनों का सूत्र समान होगा, एक ही सूत्र उसमें जो बनाया वो इसमें बना करके आप हल करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। तो अब हम इसके बाद देखते हैं 7वां सवाल और 8वां सवाल। 7वां सवाल हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। तो आप शुरुआत से चीज़ों को समझते जाइए। जैसे ये एक तंबू है जिसमें नीचे का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा आप जैसे यहाँ पर आप कर्सर में देख रहे हैं, ये बेलनाकार है जिसका व्यास कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है, और 4 मीटर है इसमें, यहाँ पर सेंटीमीटर गलत दे रखा है, तो मैं यहाँ पर ये इसको अपने मिटा देते हैं। यहाँ पर ये सेंटीमीटर नहीं है क्योंकि तंबू होगा तो वो मीटर में होगा, तो यहाँ पर ये मीटर लिख देते हैं, तो ये मीटर में है। यानी इसका व्यास 4 मीटर है और ऊंचाई 2.1 मीटर है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बेलन के जो ऊपर है ये शंकुनुमा भाग इस पर अध्यारोपित है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ये वाली L जो है वो 2.8 मीटर है। और आप देख सकते हैं कि ये चूंकि व्यास 4 है तो यहाँ पर ये वाली जो त्रिज्या हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, इस त्रिज्या को अपने R कहेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगी 2। तो यहाँ पर ये R2 हो गई, और तिर्यक ऊंचाई जो है यहाँ पर L कितनी होगी, 2.8 हो गई। तो यहाँ पर हम H ज्ञात कर सकते हैं जो तिर्यक ऊंचाई वाला सूत्र होता है उससे। तो इस प्रकार से H ज्ञात करेंगे अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी तो। और फिर कह रहे तिर्यक ऊंचाई इतनी है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो इसका कुल खर्चा कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो कैनवास है यानी तिरपाल जो है वो कहाँ लगेगी, एक तो इस बेलन के वक्र भाग में लगेगी और एक इस
जो शंकुनुमा भाग इसके वक्र भाग में लगेगी, तो 2 इसके पृष्ठ बनेंगे, क्योंकि आधार पर जो है यहाँ पर तो बेलन के जो तंबू का जो इसके आधार में कैनवास नहीं लगेगा, तिरपाल नहीं लगेगा, तो 2 ही पृष्ठ होंगे जिनको हमें ऐड करके और इसका एक क्षेत्रफल बनाना है और फिर इसका खर्चा ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले दी गई चीज़ों को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ये बेलनाकार भाग का व्यास आपको 4 मीटर दे रखा है, त्रिज्या होगी 2, तो ये बेलनाकार की भी त्रिज्या 2 ही होगी और इस शंकुनुमा भाग की त्रिज्या भी 2 ही होगी मीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ पर आप ये जो h देख रहे हैं ना, ये वाली, तो ये कितनी होगी आपके पास, ये h जो है वो होगी 2.1 और यहाँ पर इस h की हमें इसमें आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर ये l जो है ना, यहाँ पर ये तिर्यक ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं, ये 2.8 होगी। अब हमें जो त्रिपाल का एक क्षेत्रफल जो है, यानी कैनवास का एक क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का एक क्षेत्रफल, तो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास कहते हैं त्रिपाल जो टेंट बनता है जिससे, कैनवास का एक क्षेत्रफल। तो कैनवास के क्षेत्रफल में आपको समझ में आ गया हुआ है कैनवास यानी तंबू में त्रिपाल कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो त्रिपाल 2 जगह लगा हुआ है। एक तो आप देख सकते हैं कि ये जो गोल होगा ना वक्र भाग बेलन का, तो एक तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा इसमें प्लस में क्या होगा, ये जो शंकु के भाग का जो वक्र पृष्ठ है वो वाला, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों क्षेत्रफलों को आप जो है वो सूत्र में लिख करके हम जोड़ देंगे इनको। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, 2πr(h) होता है, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr(l). तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि πr कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन जरूर लिया करें, कॉमन लेने से सवाल सरल हो जाता है और आसानी से हो जाता है। तो ये 2h हो गया, 2h, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल l बचेगा। अब आपके पास जो चीज़ें हैं ना वो आप इसमें रख दो। तो पाई आपके पास कितनी है, 22/7 है, r आपके पास कितनी है, 2, और इनटू में यहाँ पर 2h, तो h आपके पास कितनी है, 2.1, तो यहाँ पर 2.1 रख देंगे, और ये आपके पास कितनी है, 2.8। अब हम इसको सरल करेंगे, तो 22/7 इंटू में 2, यहाँ से चूँकि 7 और 2 कटते नहीं, एक बार पड़े रहने दो, और इंटू में आप यहाँ देख सकते हैं कि 2.1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4.2, और प्लस में कितना है, 2.8। अब हम इनको जोड़ेंगे और फिर सरल करेंगे। तो अपने इसको दूसरे पेज पर लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार जोड़ने से जो आएगा आपके पास वो होगा 22/7 इंटू 2 आ गया, और इंटू में 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो ये पूरा हो गया 7.0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, 22 दूनी 44 वर्ग मीटर, ठीक है, या मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो गया, 44 वर्ग मीटर। अब चूंकि आपको खर्चा कितना दे रखा है, तो कैनवास का व्यय कितना है, कैनवास की दर आपको दे रखी है, यानी उसकी जो मूल्य की दर है वो आपके पास है। कैनवास की दर जो है कितनी दे रखी, वो दे रखी है आपको 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर दे रखी है। तो अतः कुल व्यय कितना हो जाएगा, अतः कुल व्यय कितना हो गया, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का मूल्य 500 रुपये है, तो कुल व्यय के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो कुल व्यय हो जाएगा 44 को गुणा कर देंगे 500 से। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो आप बिल्कुल मौखिक गुणा कर सकते हो, जैसे 2 0 आ गए, और 4 5 20, और 4 5 20 और 2 कितना हो गया, 22। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आपके पास 22,000 रुपये कुल मूल्य आ गया। तो इस प्रकार आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ 8वां सवाल जो आपका है कि ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट करके निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि ये जो बड़ी आकृति नजर आ रही है आपको, ये बेलनाकार है, जिसका व्यास जो है यहाँ पर 1.4 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो त्रिज्या हो जाएगी केंद्र से, जिसको अपने यहाँ पर जैसे इसको r लिख दिया, तो ये 1.4 की आधी कितनी हो जाएगी, 0.7 होगी। तो ये त्रिज्या होगी, ऊंचाई इसकी जो है वो h, क्योंकि ये जो आपके पास ये बेलनाकार भाग है तो इसकी h जो है आपके पास कितनी होगी, 2.4 होगी। अब इसमें से ये देखो, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको ये यहाँ पर जैसे इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये शंकुनुमा गड्ढा हो गया। तो इस शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊपर यहाँ से चूंकि इसको काट दिया तो ये भाग कट गया, जबकि यहाँ का पैंदा इसका बच गया। तो इसके 3 पृष्ठ बनेंगे। तो नंबर 1 पृष्ठ ये बनेगा, ये वाला जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वाला जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। दूसरा पृष्ठ बनेगा वो यहाँ बनेगा इसका पैंदा बेलन का जो πr² होगा। और तीसरा भाग होगा ये वाला
जो इस शंकु का वक्र पृष्ठ आप देख रहे हैं यहाँ पर अंदर का पाई आर, तो 3 पृष्ठ होंगे इसके। तो इस प्रकार इसका सूत्र हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें, व्यास। तो व्यास हमें दे रखा है, आप देख सकते हैं कि 1.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इस प्रकार से ये जो बेलन और दोनों ही जो शंकुनुमा भाग इसकी त्रिज्याएं कितनी हो जाएगी, तो अतः त्रिज्या होगी आपके पास व्यास की आधी। तो इसकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या को हम आर नाम दे देंगे, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2। तो 1.4 में 2 का भाग देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर होगी। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपके पास है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई को हम नाम दे देते हैं h। तो ये h आपके पास होगी 2.4 सेंटीमीटर, जो कि आपको यहाँ पर दे रखी है। अब हमें जो यहाँ पर चाहिए, इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, ये वाली जो l होती है यहाँ पर, ये तिरछी ऊंचाई, तो ये हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई इसको ज्ञात करेंगे। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है उसको नाम देते हैं l। तो आप जानते हैं कि l बराबर होता है √r² प्लस h²। ये आप सूत्र याद रखिए अच्छी तरह, ये पहले भी सवाल में आ चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास r कितनी है, r हमारे पास है यहाँ पर 0.7, तो इसका वर्ग हो जाएगा। और h हमारे पास कितना है, 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया 0.49, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है, यहाँ पर 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये 5.76। अब हम इनको जोड़ेंगे तो ये पूरा ही बनेगा आपके पास 625, तो 6.25 बनेगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप आसानी से इसकी l निकाल सकते हैं। तो l निकालने के बाद जो है वो यहाँ पर आप तिर्यक को आप क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, तो ये यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शेष ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र या कुल क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 भाग बन गए। 3 कौन से हो गए, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस में दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बेलन का आधार है, तो बेलन का आधार, बेलन का आधार, और प्लस में क्या बनेगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये सूत्र जो आप अच्छी तरह इनको याद करें, मैंने कल ही आपको वीडियो में सूत्र बताए थे। और किसी बच्चे को यदि PDF चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अब दूसरे पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम सारे उन सूत्रों को लिखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πrh होता है, प्लस बेलन का जो पेंदा होता है वो πr² होता है, तो इसको हम लिखेंगे πr², प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब में πr को मना रहा है, यहाँ भी πr, यहाँ भी πr, यहाँ भी πr। तो πr क्या करो, आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2h, प्लस यहाँ पर एक r बचेगा और यहाँ पर बचेगा l। अब इन चीज़ों को सबको आप रख दो इसमें, तो आपके पास r कितनी थी, r हमारे पास थी 0.7 सेंटीमीटर, h हमारे पास कितनी थी, वो थी 2.4 सेंटीमीटर, और l हमने कितनी ज्ञात कर ली, 2.5 सेंटीमीटर ज्ञात की थी। अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो सारे मान इसमें रखेंगे, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू r कितनी आपके पास 0.7 इंटू देखो यहाँ पर ये 2h यानी 2 इंटू 2.4 प्लस r कितनी आपके पास 0.7 और प्लस में l कितनी है 2.5। अब इसको आप आसानी से सरल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब 7 एकम 7 इसको काटेंगे तो 22 गुना कितनी हो जाएगा 0.1, क्योंकि 7 एकम 7 एक बार कटेगा तो 1 दशमलव आएगा, इंटू में यहाँ पर आप इसको गुना करेंगे तो ये 4.8 हो गया, 22 48, प्लस ये आपके पास है 0.7 और प्लस में 2.5। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ से पहले आप जब 0.1 को 22 से गुना करेंगे तो 22 एकम 22, 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा, और गुना में इन सबको आप जोड़ेंगे तो 1 दशमलव जोड़ेंगे, 7 12 और 8 कितना हो गया 20 के आगे 0, और फिर यहाँ पर 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 7.0 हो गया। और यहाँ पर
तो यहाँ पर ये 4 2 6 और 2 8 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ये जो है 8.0 हो जाएगा। तो इसको जब आप गुणा करेंगे यानी 2.2 को हम किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे तो 22 अट्ठे कितने होते हैं, 176 होते हैं। तो इस प्रकार से 176 आएगा और 1.17.6 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका एक क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से सूत्र स्थापना के बाद जो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप सरल करें आसानी से। एक बार फिर मैं आपको जो है 9वें प्रश्न पर लेकर के चलता हूँ। तो इस प्रश्न को एक बार आप फिर देखो कि इसके अंदर सूत्र जो है बिल्कुल छठे सवाल की तरह, ये जो छठा सवाल हमने किया था इसके सवाल की तरह आप बिल्कुल इसकी सूत्र स्थापना करें और फिर आप जो है उसमें ये त्रिज्या का ये मान, ऊंचाई का ये मान भर करके इसका हल निकालें और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करें। तो अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप तुरंत लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। और ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक बड़ा सवाल आता है। तो बच्चों ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।